नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्फीयर में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज का जो एसएससी जीडी का एग्जाम था उसके एनालिसिस के लिए। और इसमें लगभग लगभग जीएस के जो प्रश्न हैं उनको मैंने यहाँ पर कंपाइल किया हुआ है। और ऐसा है जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो आपको मतलब सेम टू सेम ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप एक गेस मार सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो किया है यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इन प्रश्नों से कितने प्रश्न और बन सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, उन सभी चीजों को यहाँ पर एक तरह से कंपाइल किया गया है। तो शुरू करेंगे अपने सेशन को। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ेंगे पहले सवाल पे। और पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया था। तो भाग 3 जो है ये आप सबको पता है कि ये फंडामेंटल जो राइट हैं, आपके जो मूल अधिकार हैं, उनसे संबंधित है ना। तो किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। टोटल मौलिक अधिकार होते कितने हैं दोस्त? तो 6 मौलिक अधिकार जो है वो आपके होते हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार आपके होते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और क्या चीजें होती हैं, एक बार पूरा पूरा यहाँ देख लेंगे। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम चर्चा करें तो मौलिक अधिकार कितने हो जाएंगे? सबसे पहले तो ये देखिए कहाँ से होता है। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से 35 यानी कि 35 तक। अगर आप बात करें भाग किस भाग में है, तो ये संविधान के भाग 3 में है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा यानी कि एक घोषणा पत्र। क्लियर। उसके बाद ये क्या है? ये न्याय योग्य हैं, यानी कि इनका उल्लंघन अगर होता है तो आप सीधे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। क्लियर, ये भी आपको पता होगा। अब इसके बाद इनकी संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में या फिर प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी? प्रारंभ में इनकी संख्या थी 7। क्लियर। फिर उसके बाद आया आपका 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन क्या करता है? जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा देता है। और वर्तमान में कुल संख्या मूल अधिकारों की कितनी है? 6 हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं जो 29 और 30 में है। फिर संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में है। इसमें मेजर मेजर क्या है? रिट हैं जो 5 प्रकार की होती हैं, जिनको न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। ये एक लाइन आपको याद करना है और यहाँ से आपको पूरा पूरा जो है वो याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? समस्त मतलब सम और अस्त। ठीक है, सम से क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। अस्त से क्या हो जाएगा? स्व ले लेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोध, शो से क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध। धा से हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। फिर सांस्कृतिक उपचार के लिए तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और उपचार का क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल्स के नंबर हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से अभी भी आपके आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि माइकल फैराडे ने विद्युत जनरेटर का आविष्कार किस वर्ष किया था। तो ये आपको पता होगा कि फैराडे ने 1831 में किसकी खोज की थी? विद्युत जनरेटर की खोज की थी। क्लियर। किसकी? विद्युत जनरेटर की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की भी खोज की थी। आप लोगों ने 10th में और 12th में पढ़ा होगा। ये क्या होती है? एक क्वाइल होती है
और इसके दोनों तरफ क्या है, चुंबक रख दिए जाते हैं, है ना। क्या रखा जाता है, चुंबक रखा जाता है, और फिर उसके बाद धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये मोटर क्या करती है, रोटेट करती है। क्लियर। और उन्होंने इसी थ्योरी पर काम करके पहली इलेक्ट्रिक मोटर का भी आविष्कार किया था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ खोज हैं और उनके आविष्कार और ईयर। पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं। इसको मैं जल्दी जल्दी आपको करा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन सब लोग जानते हैं, लेकिन वर्ष नहीं याद होता। 1687 में इसका आविष्कार इन्होंने किया था। उसके बाद आएंगे हम विद्युत तरंग, चुंबकीय तरंग की खोज। इसकी खोज की थी मैक्सवेल ने की थी कब, 1864 में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी 1897 में। फिर उसके बाद परमाणु मॉडल की खोज किसने की थी, नील्स बोर ने 1913 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, बाकी आप याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम थे उनकी खोज हुई थी 1850 और 1851 में। फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत, इसका किया था क्रिश्चियन ऑस्टेड ने 1820 में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर माइकल फैराडे 1821 में। ये सारे जो आविष्कार हैं इनको आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 1951 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया। तो सबसे पहले क्या है कि ये पहला ही एशियन गेम था। क्लियर। और ये कहां पर आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, है ना। कहां पर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्लियर। चलिए, और सब इसमें पहले नंबर पर कौन था, तो अगर आप फर्स्ट नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर इंडिया थी, है ना। और सेकंड नंबर पर जापान था। जो पदक जीते गए थे ये उनकी लिस्ट है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंटी पेपर लीक कानून है उसके अनुसार जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको कितने साल की सजा और कितना जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एंटी पेपर लीक कानून है उसमें क्या था, 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना। ठीक है, क्या है, 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना है, और उसके बाद 3 से 10 साल तक की सजा है। क्लियर। तो ये आपसे पूछा गया था, मैंने करंट अफेयर जो क्लास ली थी उसमें भी ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, लेकिन क्लास ज्यादा लोग लेते नहीं है इसलिए मिस हो गया होगा। ठीक है। चलो, तो अभी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करंट अफेयर क्लास आपकी फिर से स्टार्ट होने वाली है। तो एंटी पेपर लीक कानून के तहत 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन की किस पौधे का अधिकांश भाग खाद्य है, यानी कि खाने योग्य है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को डिकोड कर ले गए तो बहुत ही आसान हो जाता है उत्तर देना। और दीवार पर चढ़ने वाला लता वाला पौधा है। लता वाले पौधे कौन से होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो किसी पेड़ के सहारे क्या करते हैं, वो चढ़ते जाते हैं ऊपर। जैसे एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, बोला जाता है, कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, तो लता वाले पौधे क्या हैं, जो जमीन पर होते हैं और मतलब वो दूसरे किसी चीज का सहारा लेके ऊपर चढ़ते हैं। क्लियर है ना। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे तरबूज हो गया, कद्दू हो गया। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस थे उसमें कद्दू यानी कि पंपकिन जो है वो करेक्ट आंसर था। कद्दू जो है वो सही आंसर था आपका। ठीक है, तो कद्दू हो गया, शकरकंद हो गया, मनी प्लांट जो होता है, स्ट्रॉबेरी, ग्राउंड आइवी, या फिर थाइम जैसे पौधे होते हैं। इसमें आप लोग करेला ले सकते हैं, इसमें खीरा भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये सारे पौधे कैसे हैं, ये लता वाले पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आ जाता है, लेकिन पुराना। क्लियर। मोटा मोटा हम इसको देखेंगे योजनाओं से। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो दोस्त इसकी जो डेट थी वो थी 9 अगस्त 2016। ठीक है, कौन सी, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसको स्टार्ट किया गया था 9 अगस्त 2016 को। और इसमें क्या था कि जिनकी आय जो है वो 15,000 तक है उनको इसके अंदर शामिल किया गया था। चलो आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि न्यूयॉर्क में जो एक टाइम्स स्क्वायर है, ये एक जगह है, मतलब क्या है, एक स्थान का नाम है, एक प्लेस है टाइम्स स्क्वायर। ठीक है, वहां पर लाइव प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं।
तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है। देखिए, एक है आकाश आहूजा, ये क्या थे, टाइम्स स्क्वायर जो बिलबोर्ड है उस पर आने वाले पहले भारतीय कलाकार थे। ठीक है, उसके बाद एक है अनुष्का सेन, अभी इनकी एज बहुत कम है, ये लाइव परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय कलाकार बनी थी। और एक थी सुब्बू लक्ष्मी, क्या कौन थी, सुब्बू लक्ष्मी। तो सुब्बू लक्ष्मी जो है ये यहाँ पर परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय कलाकार थी, और ऑप्शन में आपके जो था वो सुब्बू लक्ष्मी ही था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1919 वर्ष 1919 के भारत सरकार का जो अधिनियम था उस समय वायसराय कौन थे, है ना। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और यहीं से क्या हुआ था, द्वैध शासन आया था भारत में, क्या आया था, द्वैध शासन जो है वो आया था। क्लियर, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 था। और मॉन्टेग्यू कौन थे, ये भारत सचिव थे, है ना, कौन थे, भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे, ये वायसराय थे। ठीक है, ऐसा ही आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, वो भी था। तो ये क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो थे वो 1919 में क्या थे, वायसराय थे। क्लियर, आ गया समझ में। ठीक है, आगे चलिए, आगे कुछ है जैसे जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, कौन थे, विलिंगटन थे। 1919 मैंने आपको बता दिया चेम्सफोर्ड थे। 1858 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। क्लियर, तो ये क्या है, यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। भारत की आजादी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। भारत की आजादी के समय कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तब कौन थे, माउंट बेटन थे। क्लियर, समझ में आया। और एक याद कर लीजिएगा, लिनलिथगो को। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब कौन थे, लिनलिथगो थे। क्लियर, फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल थे इन्हीं को बदलकर क्या किया गया था, वायसराय नाम दिया गया था। ठीक है, क्या नाम दिया गया था, वायसराय नाम दिया गया था। क्लियर, और 1909 का जो अधिनियम था इसको नाम दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार। तो अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछा गया है तो मार्ले मिंटो भी पूछा जा सकता है। तो भारत शासन अधिनियम 1909 को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद पूछा गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अब देखिए, ये आपका आ गया क्या, स्टैटिक जीके, जिसके लिए एसएससी जाना जाता है। क्लियर, अब इसमें टेबल्स बहुत सारी हैं, आप लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे, मैं सारी पीडीएफ पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा। ये सबसे पहली बात तो क्या है, ये संतूर वादक थे, यानी कि संतूर बजाते थे। ठीक है, दूसरा क्या है, इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था और निधन 10 मई 2022 को मुंबई में हो गया। अवार्ड जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, 1986 में संगीत नाटक, 1991 में पद्मश्री, ठीक है, और 2001 में पद्म विभूषण इनको प्रदान किया गया था। ठीक, अब देखिए कौन कौन है, पंडित रविशंकर हैं, ये भी सितार वादक हैं, इनको भारत रत्न मिला 1999 में, पद्म भूषण मिला 1967 में, पद्म विभूषण मिला 81 में। फिर पंडित जसराज हैं, ठीक है, इनको पद्म विभूषण 2000 में और पद्म भूषण 2004 में। फिर उसके बाद ये आप लोग पढ़िएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी बजाते थे, फ्लूट बजाते थे, इनको पद्म भूषण मिला था वर्ष 2000 में और पद्म विभूषण मिला 2019 में। फिर उसके बाद आप लोग इसको पढ़िएगा। हम आते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है, तो इनका अभी 1-2 महीने पहले दिसंबर में, इनका दिसंबर में क्या हुआ, निधन हो गया। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है, ये तबला वादक हैं, ठीक है, मतलब थे, अब इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनको पद्म भूषण मिला था 2002 में, पद्म विभूषण मिला था 2010 में, और इन्होंने 1992 में क्या जीता था, ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कौन, उस्ताद जाकिर हुसैन।
और यहाँ पर एक और याद रख लीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक थे। इनको 2001 में भारत रत्न मिला था, 1980 में पद्म विभूषण मिला था और 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्लियर। अब इसके बाद प्रमुख जो आपके वाद्य यंत्र हैं और जो प्रमुख उसके वादक और संगीतकार हैं, ये उनकी टेबल है। ये टेबल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। यहां से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ये आपके लिए होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ये टेबल है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप दोस्त किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके फुटबॉल से। ठीक है, किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया और एशिया, ठीक है, अगर एशिया ले रहे हैं तो इंडिया अपने आप इंक्लूड है, तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है ये। ठीक है, क्या है? एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। क्लियर, समझ में आई बात? तो कमेंट का जरूर कीजिएगा क्लास कैसी है। अगर पॉजिटिव रिस्पांस रहा, चीजें मेरे लिए अच्छी रही, तो इसकी सीरीज जो है मैं आपके पेपर तक चलाऊंगा। ठीक है, तो डूरंड कप फुटबॉल से जुड़ा एक टूर्नामेंट है और भारत का सबसे पुराना है। शुरुआत हुई थी 1888 में। क्लियर, 1888 में हुई थी। मोहन बगान जो है ये सबसे ज्यादा बार जीता है। ठीक है, किसने जीता है? मोहन बगान जो टीम है वो सबसे ज्यादा बार जीती है। इसका जो डूरंड कप नाम है सर हेनरी मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो भारत के विदेश सचिव थे जब इसकी शुरुआत हुई, है ना। जब इसकी शुरुआत हुई तो वो क्या थे? भारत के विदेश सचिव थे। उन्हीं के उस पर इसका नाम रखा गया डूरंड कप। क्लियर, चलो आगे कुछ कप हैं और उसके सॉरी कुछ स्पोर्ट्स हैं और उससे संबंधित जो ट्रॉफी है और पुरस्कार हैं वो है। तो यहाँ पर हाँ ठीक है, तो ये दोनों टेबल ऐसा है कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा विस्तार से मैंने इसमें एक भी कप एक भी ट्रॉफी नहीं छूटी है। तो इसको आप चाहें तो मोटा मोटा याद कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया? संतोष ट्रॉफी हो गई, ठीक है। उसके बाद वितल ट्रॉफी हो गई, बहुत बार पूछी गई है। उसके बाद आपका कोलंबो कप हो गया, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही है। जैसे सी के नायडू ट्रॉफी किसकी है? तो ये क्रिकेट की है। फिर देवधर ट्रॉफी किसकी है? क्रिकेट की है। फिर गुलाम अहमद ट्रॉफी किसकी है? ये भी क्रिकेट की है। दिलीप ट्रॉफी जो है वो किसकी है? क्रिकेट की है। ठीक है, सहारा कप क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे जो एक ट्रॉफी होती है वो भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो ये सारे जो हैं वो कप्स हैं। जैसे फीफा वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुटबॉल से संबंधित है, आप लोग जानते ही हैं। क्लियर, तो इसको आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ में तुरंत ही वहां पर डाल दे रहा हूं, आप लोग वहां से इसको जो है आराम से जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये सारे जो एक तरह से स्पोर्ट हैं और उनसे रिलेटेड जो कप होते हैं उनको मैंने यहाँ पर पूरा पूरा एक साथ लाके मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो कहीं भी इधर उधर भटक के ढूंढ ढूंढ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर है आप लोगों का तो टाइम बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अच्छा पूछा गया है कि जो एम एस स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक, उनका निधन कब हुआ, यानी कि इनके डेथ कब हुई। तो आपको पता है इनको 2024 में क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जो निधन हुआ ये हुआ था 28 सितंबर 2023 को, है ना। और 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, कर्पूरी ठाकुर लोग भी थे और आपके एम एस स्वामीनाथन भी थे। टोटल कितने लोग को दिया गया था? 5 लोग को भारत रत्न पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं। जैसे हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। फिर उसके बाद गोल्डन क्रांति या फिर सुनहरी क्रांति, ये किससे संबंधित थी? ये शहद फल और सब्जियां
और मोटा मोटा ये क्या था, जूट। ठीक है, किससे, जूट से संबंधित थी। L.A. रमन जो थे ये इसके जनक माने जाते हैं। फिर नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली पालन और जलीय जीव के उत्पादन से संबंधित थी। H.S. पांडे इसके जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति या फिर इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूध और डेयरी उत्पाद से संबंधित था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद लाल क्रांति थी जो मांस और अंडे के उत्पादन से रिलेटेड थी। भूरी क्रांति ये मोटा मोटा जो उर्वरक होता है, उर्वरक से संबंधित थी। और उसके बाद कृषि जैव क्रांति ये भी था। तो ये सारे हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। आगे पूछा गया है कि अक्टूबर 2023 में, ठीक है, आपका 2025 में एग्जाम हो रहा है। ठीक है, 2025 में आपका एग्जाम हो रहा है। 2024 पूरा बीत गया और इसको इन्होंने छोड़ दिया पूरा पूरा। ठीक, अब पूछ कहां से रहे हैं, 2023, वो भी क्या, अक्टूबर। और पूछा क्या है, अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो करंट अफेयर कितना पुराना पूछ रहे हैं इसको आप देख। करंट अफेयर मतलब कि इतिहास का करंट अफेयर पूछते हैं एसएससी में। तो अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन थे, तो 1 अक्टूबर को तो अविरल जैन है। ठीक है, तो यहां पर इसको आप याद रखिएगा क्योंकि अब ये आपसे पूछा जा सकता है। 1 अक्टूबर 2024 से कौन है, अविरल जैन है। ठीक, आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय इसका मुंबई में है। गवर्नर है संजय मल्होत्रा, वर्तमान कौन है, संजय मल्होत्रा है। नोटबंदी के टाइम पर कौन थे, ठीक है, नोटबंदी के टाइम पर कौन थे, इसको आप लोग कमेंट करके एक बार मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद पहला गवर्नर कौन था, सर ओसबॉर्न स्मिथ थे 1935 से 37 तक। ठीक, अब आओ बैंकों के बारे में कुछ और जान लो कि पहला भारतीय बैंक क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये 1770 में स्थापित किया गया, बाद में ये बंद हो गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो 2 बार किया गया। एक बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और एक बार 6 बैंकों का किया गया था 1980 में। वर्तमान में भी किया गया है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा था, भारतीय स्टेट बैंक, जिसको आप लोग जानते हैं। उसके बाद भारत में डिजिटल बैंकिंग कब से शुरू हुई, 2016 में। योजना का नाम था भारत नेट योजना, और भारत नेट योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग जो है वो शुरू हुई। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट, और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। फिर आपसे बहुत आसान एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आंख बंद करके इसको सब लोग बताएंगे। 7वां था, कमेंट में इसको लिख जरूर देना कि कौन सा स्थान था भारत का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और एक और कमेंट कीजिएगा कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। ठीक है, इसको जरूर बताना कमेंट करके मुझे, मैं वेट करूंगा। भारत एशिया में तीसरे नंबर पर है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि भारत एशिया में क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है, रूस है। दूसरा कौन सा है, चीन है ना। तो ये आपको पता है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल कितना है इसका, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और देश कौन कौन से हैं, तो रसिया है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर उसके बाद यूएसए है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद इंडिया है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रम है। और भारत क्या है, 7वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता। क्लियर, अब इसको दोस्त देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिनव बिंद्रा ने तो 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था तब गोल्ड मेडल जीता था, और उस टाइम इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले ये फर्स्ट इंडियन बने थे, पहले भारतीय बने थे, है ना। ठीक, और ये किस खेल से संबंधित थे, तो ये शूटिंग से संबंधित थे। और 2024 में इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अब देखो, आएंगे अपने पेरिस ओलंपिक पे, और पेरिस ओलंपिक से आपसे क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा, चाहे कितना भी पढ़ के जाओ भूल जाते हैं। तो सबसे पहले भारत के जो भाला फेंक थे नीरज चोपड़ा, कौन सा मेडल जीता, सिल्वर। फिर मनु और सरबजोत ने डबल शूटिंग में क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल।
फिर मनु भाकर ने अलग से भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर अमन सहरावत ये पहलवानी में जीतते हैं ब्रॉन्ज मेडल। स्वप्निल कुसाणे राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। और हरमनप्रीत सिंह मतलब कि भारतीय हॉकी टीम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीतती है लगभग 44 सालों के बाद। ठीक है, तो ये था मेडल जो भारत ने जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में। कुल कितने मेडल जीते थे? तो भारत ने कुल 5 मेडल जीते थे। क्लियर, 5 मेडल टोटल भारत ने जीते थे। ठीक है, आगे क्या है? पैरा ओलंपिक। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करो। यहां पर अगर आप देखेंगे तो शूटिंग में अवनी लेखरा गोल्ड मेडल, बैडमिंटन में नीतीश कुमार गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स में सुमित अंतल गोल्ड मेडल, आर्चरी यानी कि धनुष बाण जो होता है या फिर तीरंदाजी हम इसको बोल दें तो हरविंदर सिंह, एथलेटिक्स में धर्मवीर सिंह, हाई जंप में प्रवीण कुमार, जेवलिन थ्रो में नवदीप। इनका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, काफी ज्यादा वायरल हुआ था, तो जितने लोग वीडियो इनका देखे थे वो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सिल्वर मेडल की लिस्ट है दोस्त, और यहाँ पर ये आपकी कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल की लिस्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में इन खिलाड़ियों को खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड भी प्रदान किया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन था, इसमें मतलब ऑप्शंस जो हैं वो ज्यादा बेटर डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक प्लेयर संदीप कुमार हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 20 किलोमीटर में वॉक रेस में पार्टिसिपेट किया था और इनका जो स्थान था वो 23वां था। एक संदीप कुमार हैं जो क्या है, आर्चरी हैं या फिर ये क्या है, तीरंदाज हैं। क्लियर, तो दो लोग हैं, और जो आर्चरी हैं उनको 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या थे। अगर वॉक रेस ऑप्शन था तो वॉक रेस सही हो जाएगा, और अगर तीरंदाजी ऑप्शन थी तो तीरंदाजी सही होगा, और अगर दोनों ऑप्शन थे तो ये फिर एक डाउट वाला क्वेश्चन है, फिर इस पे ये डिपेंड करता है आयोग क्या मानता है। ठीक है, तो फिर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप बहुत ही आसानी से जाके डाउनलोड कर सकते हो दोस्त। तो सभी लोग जाके चैनल ज्वाइन कर लेना और उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है कि कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? उस त्योहार का नाम है संकेन त्योहार। क्या नाम है? संकेन त्योहार इसका नाम है। मनाता कौन है? खमटी जनजाति या फिर खमती जनजाति, अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। और अगर कुछ त्योहारों की बात करें तो लोंगटे महोत्सव है, न्योकुम महोत्सव है, मोपिन महोत्सव है, लोसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का, इसको आप याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो लोसर ही पूछता है। उसके बाद एक है बूरी बूट यूलो। ठीक है, तो नाम बहुत अजीब है लेकिन याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आपके पास है एक बहुत ही शानदार सी टेबल जिसमें राज्य और उनसे संबंधित उत्सव जो हैं वो दिए गए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा, और बाकी को आप अपने हिसाब से याद कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, चलो दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले आएंगे असम। असम में एक माजुली उत्सव होता है एक दिहांग पटकई उत्सव होता है, और एक अंबुबाची, और एक बीहू। ठीक है, असम का बीहू जो है वो बहुत ही फेमस है, और एक होता है बैसागु। तो असम जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। झारखंड का सरहुल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बाकी पढ़ लेना पूरा। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे तो मध्य प्रदेश में एक उत्सव होता है खजुराहो महोत्सव, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्लियर, उसके बाद उड़ीसा में आता है आपका इंटरनेशनल सैंड जो महोत्सव फेस्टिवल होता है वो। और उसके बाद कर्नाटक में एक होता है पट्टादकल नृत्य महोत्सव। ठीक है, गुड़ी पाड़वा कर्नाटक का नहीं है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, उसके बाद केरल, केरल पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ओणम होता है, उसके बाद वैकथाष्टनी होता है, बहुत सारे होते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा? एक तो गणगौर,
और एक आपका शेखावटी। ठीक है, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। फिर महाराष्ट्र में आप आएंगे तो महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर आएगा आपका गुड़ी पड़वा। ठीक है, ये एक तरह से न्यू ईयर होता है महाराष्ट्रियन। तमिलनाडु पूरा इंपॉर्टेंट है, पोंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू इसलिए भी है क्योंकि अभी अभी ये न्यूज में था। फिर तेलंगाना, तेलंगाना में बथुकम्मा और बोनालू, इसको आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद ये सारे हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। हम चलेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारे हैं। त्रिपुरा का खर्ची पूजा आप याद कर लेना दोस्त, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में दशहरा, दुर्गा महोत्सव, ये सब है। उगाड़ी याद कर लेना, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो दोस्त आप सबको पता है कि जब भारतीय संविधान बना, ठीक है, भारतीय संविधान बना, तो संविधान का जो मूल भाग था, ठीक है, संविधान जब बना तो जो मूल संविधान था, मूल भाग था या फिर मूल रूप था, इसमें अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो इनकी जो संख्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी होती है 0। कितनी? 0। फिर इसके बाद हमारे संविधान में होता है 42वां संशोधन। ठीक है, क्या होता है? 42वां संशोधन होता है। और कितने जोड़े जाते हैं? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जोड़ी जाती हैं। और फिर उसके बाद एक होता है 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संशोधन में क्या जोड़ा जाता है? 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी जाती है, जिसमें शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो वो ली गई हैं यूएसएसआर से, यानी कि जो रूस का संविधान था वहां से। इस समय पर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, क्या नाम था इसका? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इनके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था। क्लियर? तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको बताया। यहाँ 51A में इनको जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 51A भाग 4A। ठीक है, भाग 4A अनुच्छेद 51A में इसको बहुत ही शानदार तरीके से जोड़ा गया है। ठीक, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे आपसे पूछा गया है कि जात्रा जो है, जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो जात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। और कौन कौन सी हैं? गंभीरा है, ढाली है, बाउल है, फिर उसके बाद संथाली है, और छऊ नाच जो है ये भी कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है। ठीक दोस्त, चलो उसके बाद फिर से टेबल और स्टेट और लोक नृत्य, इसको आप क्या करेंगे? याद करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको स्किप मत करना। जैसे असम में क्या है? बिहू है। ठीक है, उसके बाद क्या है? गुजरात का गरबा है और डांडिया है और टिप्पाणी है। ठीक, वैसे हरियाणा का झूमर है, फॉग है, धमाल है। क्लियर? हिमाचल प्रदेश में आपका छपेली है, नाटी और डांगी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का राउत है और हिक्कट है। क्लियर? तो ऐसे ही जो डांस हैं इनको आप शानदार तरीके से याद कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इधर उधर मत भटकना। सारे स्टेट्स हैं और सारे स्टेट के डांस हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। हम बढ़ेंगे आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। फिर पूछा गया है कि 2023 में गृह लक्ष्मी योजना जो है वो किस राज्य में शुरू की गई थी। तो जो गृह लक्ष्मी योजना है ये शुरू की गई थी 30 अगस्त 2023 को। कहां पर? कर्नाटक में। कहां पर शुरू की गई? कर्नाटक में ये योजना शुरू की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, इनको क्या किया जाएगा? इनको 2000 रुपए का एक सहायता राशि एक तरह से प्रदान की जाएगी। फिर आपसे पूछा गया कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका आंसर सब लोग कमेंट में दीजिएगा। मैं आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य बता देता हूं। तो शास्त्रीय नृत्य जो है, सबसे पहले बात करेंगे तमिलनाडु की, है ना। और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भारतनाट्यम। क्या हो जाता है? भारतनाट्यम हो जाता है। फिर उसके बाद आप बात करेंगे केरल की।
ठीक है। और केरल का कौन कौन सा हो जाता है? एक तो हो जाएगा आपका कथकली, और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा आपका एक मोहिनी अट्टम, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, है ना? क्या है? कुचिपुड़ी। उसके बाद मणिपुर का मणिपुरी, असम का सत्रिया, और आपका एक कौन बच रहा है? हाँ, उसके बाद नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का या फिर उत्तर प्रदेश का आप ले लेंगे तो एक है इंपॉर्टेंट कथक, और ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का डांस है। ठीक है। असम का सत्रिया हो जाएगा, उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा, मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, तो ये तो आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? तो देखिए, महान्यायवादी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होते हैं। एक तरह से ये क्या होते हैं? सरकार के वकील होते हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, उसमें इनसे संबंधित बात की गई है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, और इनको हटाते भी राष्ट्रपति ही हैं। तो एक तरह से ये किसके प्रसाद पर्यंत काम करेंगे? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ये संसद की बैठक में भी भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बस इनको एक अधिकार नहीं है, ये वोट नहीं डाल सकते हैं संसद में, बस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहां पर बम फेंका था? तो देखिए, इन्होंने बम फेंका था दिल्ली की असेंबली में। ठीक है। कहां पर? दिल्ली की असेंबली में बम फेंका था। और इनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना। तो 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त जी ये हैं और भगत सिंह जी ये हैं, और इन दोनों लोगों ने असेंबली में बम फेंका था, और मतलब गोली वोली भी चलाई थी। बहुत ही एक तरह से बहादुरी वाला काम था जो उस समय इन्होंने किया था। और ये लोग किसके थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। ये वही संस्था है जो काकोरी कांड में शामिल थी। ठीक है। जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसमें भी ये लोग शामिल थे। क्लियर? चलिए, फिर यात्रा मैंने आपको बता दिया, ये पश्चिम बंगाल का है, ये फिर से आ गया है। चलो, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? और यहाँ पर ये गलत हो चुका है। तो लिंगानुपात जो है यानी कि सेक्स रेशियो जो होता है वो पूछा गया है आपसे, और सेक्स रेशियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। और जो लोग यहाँ तक क्लास में थे वो बिना कमेंट किए मत जाना, नहीं तो फिर मैं श्राप दे दूंगा। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आगे और वीडियो ये वाले चाहिए कि नहीं, कमेंट में मैं आप लोगों से इसका जवाब जो है वो चाहूंगा, और इसका कमेंट में आप लोग जवाब जरूर देना। तो मिलते हैं दोस्त अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।